लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिंपल बेसिक्स ऑफ प्रायोरिटी एनकोडर्स बताए और हमने ये बताया कि कैसे जो है प्रायोरिटी लेवल सेट होता है और कैसे प्रायोरिटी लेवल के बेस के ऊपर ये डिसाइड होता है कि कौन सी इनपुट जो है वो सबसे पहले एनकोड होगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी सिंपल 4 इनपुट प्रायोरिटी इनकोडर, मतलब जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स तो कितनी है 4 और नंबर ऑफ आउटपुट्स कितनी है 3। पर हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हों अगर 2n तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटपुट्स होती हैं n। तो यहां पे तो 2 आनी चाहिए थी, तो हमने यहां पे 3 क्यों लिखा? वो हमने 3 यहां पे इसलिए लिखा कि इन 3 में से जो 2 इन आउटपुट्स हैं वो तो है रेगुलर, जो हमारे पास आनी ही चाहिए, और जो एक इनपुट है वो है इन द फॉर्म ऑफ वैलिड बिट। ये वैलिड बिट क्या है? वैलिड बिट का मतलब ये कि जब भी वैलिड बिट की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब क्या होगा कि उस वक्त एक या एक से ज्यादा इनपुट्स जो हैं वो हाई हैं, तो इसको हम बोल देते हैं वैलिड बिट इंडिकेटर। और ये वैलिड बिट इंडिकेटर क्या बताता है कि हमारे पास प्रायोरिटी इनकोडर काम कर रहा है कि सिंपल इनकोडर काम कर रहा है। इसका मतलब दिस इंडिकेटर इज सेट टू 1 when 1 or more inputs are active. So valid bit is set to 1 when 1 or more inputs are active, and this will be 0 when all the inputs are 0. So when all the inputs are 0, which indicates that there is no valid input, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू अभी 1 हुई ही नहीं है, because none of the input is active. So in this kind of situations the outputs are considered as a don't care. So we could also write here that in this condition or situation the outputs are considered as a do not care. So number of inputs are 3, number of outputs are 2. 3 means 2 regular and 1 for valid bit indicator. When 1 or more inputs are active, then it is set to 1, and when this is 0, only when all the inputs are 0. So all the inputs are 0 means none of the input is active, and there is no obviously valid input, and in this condition the outputs are considered as a don't care. So now we will discuss about its truth table. ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है, इसमें 4 इनपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं और एक एडिशनल आउटपुट है जिसको हम वैलिड बिट और V के साथ डिनोट कर रहे हैं। 4 अगर हमारे पास इनपुट्स हैं तो टोटल हमारे पास ये 16 कॉम्बिनेशंस हो गए। तो V की वैल्यू 0 है, अभी जैसे हमने किया 0 का मतलब कि कोई भी इनपुट जो है वो एक्टिव नहीं है, नन ऑफ द इनपुट इज एक्टिव, और हमने कहा था कि दैट कंडीशन इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज डोंट केयर कंडीशंस। अब यहां पे देखिए एक ही बिट टोन है, तो इसका मतलब यहां पे वैल्यू किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी,
मतलब डी नोड की, क्योंकि एक्टिव ही यही है, तो हम क्या ले लेंगे 0 0। ये हमारे पास प्रायोरिटी का लेवल है। तो हम यहां पे भी लिख सकते हैं कि जो प्रायोरिटी लेवल है वो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, मतलब डी नोड का सबसे कम, उसके बाद D1 नेक्स्ट हायर इज D2 एंड हाईएस्ट इज D3। सो दिस इज द प्रायोरिटी लेवल। तो अब देखिए यहाँ पे भी एक ही इनपुट एक्टिव है, तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा 0 1। अब देखिए एक या एक से ज्यादा जो इनपुट्स हैं वो एक्टिव हैं, तो वैलिड बिट की वैल्यू क्या हो गई 1। यहां पे देखिए 2 एक्टिव हैं, पर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी D1 को ही, तो 0 1। अब ये देखिए इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी अभी है यही अकेला एक्टिवेट, तो ये 2 के लिए 1 0, और यहां पे भी और यहां पे भी, तो इसका मतलब यहां तक 1 0 1 0 1 0। इसको हम कंसाइज भी कर सकते हैं ट्रुथ टेबल को, लेकिन जब हम इसके बाद के मैप बनाएंगे तो हमें सारी वैल्यूज चाहिए होंगी। अब इस केस में देखिए चाहे वो अकेला एक्टिवेट है, चाहे इसके साथ कोई और भी एक्टिवेट है, चाहे तीनों ही एक्टिवेट है, चाहे 2 एक्टिवेट है पीछे के, चाहे 1 एक्टिवेट है, कोई भी एक्टिवेट हो, इसको कोई रिगार्डलेस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दीज 3 इनपुट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू D3। तो हम बोल देंगे कि बाकी जितने भी बच गए उसमें सबसे ज्यादा किसकी प्रायोरिटी होगी D3 की, मींस कि D3 इनपुट विल बी encoded first. So this is the way how truth table actually works। और इसको हमने जैसे आपको कहा कि इसको हम कंसाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए इन दोनों के केस में 0 1 ये तो एक ही इनपुट एक्टिवेट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों केसेस में D1 के केसेस में, तो ये देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D नोड D1 D2 D3, और ये हो गया Y1 और ये हो गया सपोज Y नोड। तो देखिए अगर ये इनपुट मान लो एक्टिव है तब ऑब्वियसली क्या आएगा 0 0, बशर्ते ये वाली सारी वैल्यूज जीरोज हों। So when this input is active, obviously the outputs are 0, and when D1 is active, then D node is active or not active, don't care conditions, obviously output will be 0 1, but provided that these should not be active at that time. Now when D2 is active, regardless the activity of D node and D1, this D2 input will be encoded first, so 1 0, but D3 should be inactive, means it should be 0. Now when D3 is 1, then regardless the activity of D2 D1 D node, the output will be 1 1. So this is very concise format of this full-fledged truth table. But this truth table is also very much required when we simplify the Boolean expressions to get the values of the outputs. So we need all the 16 values. So now we will discuss about the logical Boolean expressions. Now we will have the K-map simplification to get the Boolean expressions. So this is for by node output and this is for by 1. So see, for by node we have don't care 0 0 0. So we will keep it here. So this is for by node don't care 0 1 1. So don't care 0 1 1 1 1, because this is 0 1 2 3 0 1 2 3, so 0 1 2 3. So next 4 zeros, so next 4 zeros. Now
rest of all are ones for y naught. 1 1 1 1 1 1 1 1. So now if we simplify this K map, we can have one group, this one, and if we solve this, then we get D3. Okay, this is one group. Now the second group can be these two ones and these two ones. So 4 bits in this group. So if we solve this group, so we can say that from here vertically we are getting D1, and horizontally we are getting D2 complement. Okay, so the output function for y naught comes out to be D3 plus D1 dot D2. Now for y1 you can see don't care and 000. So don't care and 000. Then see next don't. Then all others are 1. So all others are 1. So this can be the one group, and if we solve this group, then we will get D2. And same way, if we make this also group of 8 bits, then it comes out to be D3. So this is how the K maps are simplified. So by 1 comes out to be D2 plus D3. So by using these Boolean expressions, we can draw the circuit diagram now. Circuit diagram. So to draw the circuit diagram of this priority encoder, we have the values for y naught, we have the values for y1, and also for the valid bit or of D0, D1, D2 and D3. So for y naught we have D3 direct. So D3 we are serving it as direct. First D2 we are getting its complement. So it is D2 complement, and then next is D1, and we are getting the AND of it. This is AND of it, and this is the second input for this by node. So by y node comes out to be D3 plus D1 dot D2 complement. So this is for by node. Now for y1 we have D2 plus D3. So this is D2 and this is D3. So we have D2 plus D3, and for this is also OR gate, and for V we have the OR of all the 4 inputs, means D node, this one, then D1 plus D2, this is D1, this is D2, and so this comes out to be y1. Y1 is D2 plus D3. So D2 plus D3, and this is D3. Now D1 also we need. This is D1. So from here we can get, or we can take it from here. This is D1. See, this is
D1, this is D3. Now D1 and D3, D node, D2 and D3. Actually what I was thinking that we can have directed from here D2 to D3. Anyways, we got it for D3, D1. Now this is D node, and now we require D2, so from here we can take D2. Actually instead of taking these 4, I was planning that we can take D2, D3 direct here. Say for example, if I write it again, means I can take this D2 direct here, so D2 plus D3 comes here, and then I can take D1, and then I can take D node also. So in this situation I must be having 3 inputs, but now because we could not take it, so these 4 inputs for this OR gate. So this is the circuit diagram, and the functionality of this circuit diagram is based upon the priority level that be set to individual input, so that to decide that which input will be encoded first. So this is all about priority encoders. Thank you very much.